नमस्कार, मैं चंदन कुमार। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेके दिल्ली का माहौल रोज गर्माता जा रहा है। रोज दोनों तरफ से दावे प्रति दावे किए जा रहे हैं और जैसा कि इनका हमेशा से आरोप कर लगाते रहते हैं कि जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उसको ये सरकार जो है जेल के अंदर डाल देती है। तो इस पे समझते कि आखिर इनके दावे में कितने सच और कानूनी स्थिति क्या है, इस पे कानून क्या कहता है। हमारे साथ इस पे चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील उमेश शर्मा जी है। उमेश जी, स्वागत है आपका। ये इनका तो आरोप हमेशा लगता रहता है कि जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है सरकार उनको जो है ईडी सीबीआई के तहत जो है जांच करवा के झूठे मुकदमों में डाल के जेल में डलवा देती है। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं, हम इसमें कोई राजनीतिक चर्चा भी नहीं करना चाहते क्योंकि हम जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता करना चाहते हैं। तो ये आप थोड़ा बताइए कि कानून क्या कहता है, कानूनी की स्थिति क्या है इसके ऊपर। देखिए, कानून की स्थिति ये है कि जो कोई क्राइम होता है, मान लेते हैं सबसे सिंपल चीज़ को समझाता हूँ। अगर कोई क्राइम हुआ है या कोई क्राइम होने की सूचना आपने पुलिस को दी तो सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले ललिता कुमारी के केस में बोल चुका है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस उसमें एफआईआर रजिस्टर करेगी। तो पहला स्टेज तो ये हो गया कि कोई घपले की सूचना या कोई करप्शन की सूचना या कुछ भी सूचना मिली, ईडी को मिली, सीबीआई को मिली, पुलिस को मिली, तो अब ये सरकार को तय करना है कि सूचना किसको दे। तो वहाँ तक तो राजनीति हो सकती है। उसके बाद जब वो एजेंसी के पास सूचना चली गई, मान लेते हैं ईडी के पास चली गई और सरकार को ये लगता है कि ईडी की इसमें ज़रूरत है या सरकार ने ईडी का केस सीबीआई को भेज दिया, तो वैसी दशा में सीबीआई थोड़ा जांच करेगी। जब जांच के बाद उसको लग जाएगा कि इसमें मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल को पकड़ना है। मनी ट्रेल से मेरा मकसद ये है कि बहुत सारी शेल कंपनी होती है। जैसे मान लेता हूँ मेरा बैंक अकाउंट है, मेरे बैंक अकाउंट में साल में 2 लाख 5 लाख रुपए आते हैं। अचानक साल में 50 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया उस अकाउंट में आ गया तो डाउट हो जाता है कि ये पैसा इनके पास किसने भेजा। पहला डाउट, किसने भेजा। दूसरा डाउट, तीसरा डाउट ये होता है कि इन्होंने इस पैसे का क्या किया, निकाल के क्या किया। मतलब किसी भी अकाउंट में अचानक से अगर कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो ज्यादा हो गया तो जांच एजेंसियों की निगाह मतलब पड़ जाती है। ईडी है, इसके लिए एजेंसी ईडी है। अभी ईडी अभी सशक्त इसलिए हो गई है क्योंकि नेट बैंकिंग हो रही है, सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। बोरी में भर के पैसे लेने देने की प्रथा खत्म हो गई, तो इसलिए होता है। अचानक मेरा अकाउंट स्वेल हो गया तो उसकी जांच तो करनी होगी ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने कोई गलती किया है। अब उसकी जांच में बहुत सारे एंगल आ जाते हैं। वो जांच करती है कि ये पैसा किसने दिया आपको। तो देने वाले ने बोला, मान लीजिए कि मैंने इनसे लीगल सर्विसेज के लिए दिया है 10 करोड़ रुपया, मान लेते मेरे अकाउंट में आ गया। तो 10 करोड़ का काम क्या कराए ये बताइए। अब आप पे कोई कौन से केस कहाँ डले, क्या डले, तो वो उनको डाउट हो जाता है कि अचानक जिस वकील को ये 10,000 रुपया 2,000 रुपया देते थे और वो केस आज तक इनको 2,000 5,000 से ज़्यादा या 20,000 से या 1 लाख से ज़्यादा अकाउंट में किसी पार्टी ने पैसा नहीं डाला, अचानक 10 करोड़ रुपया फला पार्टी ने डाला है और उसके एक ही केस है या 2 केस है या 3 केस है। अब वो कहता है कि मेरे 100 केस हैं, तो 100 केस की लिस्ट ईडी चेक करती है। उस 100 केस में क्या केस है उसकी तलाश होती है, किसने केस डाला है, कहाँ से डाला गया है। तो ट्रेल में बैक ट्रेल होता है, पीछे चलते जाते हैं। और मान लीजिए कोई कहे कि मैं सप्लायर हूँ, मैंने माल खरीदने के लिए पैसा डाला है, तो वो कौन सा माल का सप्लायर है ये चेक होगा। मैं कौन सा माल बनाता हूँ ये चेक होगा। तो उसमें पकड़ा जाता है। जो शेल कंपनीज हैं, जो बहुत सारी फेक कंपनी पहले चलती थी, अभी भी है वैसे ऑपरेशंस होते हैं कि अचानक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और उसमें उसके शेयर अचानक किसी थर्ड पार्टी ने अचानक डायरेक्टर बनने आया, उसने बोला कि इसके मैं 10,000 शेयर खरीदता हूँ और 10 करोड़ रुपए उस बैलेंस शीट में डाल दिया, अकाउंट में आ गया। तो वो पैसा टेंटेड हो जाता है, उसकी तलाशी जरूरी है। वो अगर किसी आर्म्स डीलर ने डाला है या उसका बैकग्राउंड आर्म्स डील का है तो वो किस तरह का पैसा है, क्यों डाला है। अगर वो ड्रग डीलर है, अगर वो घूस का पैसा है, अगर वो ब्लैक मनी है, जैसे जो शब्द। यानी कि अभी जो है संजय सिंह जो है बस इसी तरह के कुछ मतलब उनको जांच एजेंसी को लगा हुआ कि ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन या ऐसा कुछ हुआ है तो शक के आधार पे ही है। यानी कि कोर्ट में जांच एजेंसी को ये साबित करना पड़ेगा।
हाँ। कि इनकी संलिप्तता, तभी तो गिरफ्तार नहीं, होंगे। साबित तो अभी किया है, तभी तो कोर्ट ने ये उनको गिरफ्तार कस्टडी में साबित हो भेजा। गया है। नहीं, साबित इन द सेंस कि शक के आधार पे आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अच्छा, आपने जो बाकी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें से एविडेंस इनके खिलाफ क्लिंचिंग एविडेंस निकालना होता है। अच्छा, न्यायालय पोस्ट ऑफिस नहीं है कि आप लेकर जाएं कि हमें इन पे शक है और न्यायालय बोले कि ठीक है जी अब हम जो कस्टडी देते हैं, ऐसा नहीं होता है। न्यायालय को प्राइमा फेसाई आपको बताना पड़ेगा कि इनकी इसमें संलिप्तता लग रही है, इनके अकाउंट में ये आया है, इनका ये आदमी है जो जिसने ये मतलब आपको पैसे कुछ ना कुछ सबूत थोड़ा सा उनको कोर्ट थोड़ा को सा बताना कन्विंस पड़ता करना होगा कि हाँ मुझे लग रहा है कि इनके खिलाफ कुछ सबूत हैं जिससे लग रहा है कि इनकी संलिप्तता हो सकती है। इसके बाद इनको जो कोर्ट गिरफ्तार करने का आदेश देती है। नहीं, गिरफ्तार तो पुलिस पहले से ही पुलिस कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एक लिमिट है उसका, उस कैटेगरी में आते हैं। जैसे जो ईडी को पावर है, एब्सोल्यूट पावर है गिरफ्तार अभी तो करने सुप्रीम का कोर्ट भी के आदेश का और भी क्लियर हो और गया। स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करने का। उसके बाद गिरफ्तार करने के अंदर कानून हमारा कहता है, सारे एक्ट में हर जगह ये लागू होता है कि 24 घंटे के अंदर आपको अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने, खासकर जहां ये केस रजिस्टर हुआ है, इलाका मजिस्ट्रेट का कंसेप्ट है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उस मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश कराना होगा। और जब आप पेश कराएंगे तो एक्यूज जो कस्टडी में था उसका मेडिकल पहले कराएंगे, पेश कराने के बाद मेडिकल कराएंगे, उसके पास लॉयर होना चाहिए। अगर उसके पास अपना लॉयर नहीं है, चलो ये तो मनीष सिसोदिया का केस था जिसमें लॉयर की फौज उनके पास आ गई, उनके साथ आ गई और वो बहस भी करने लगे, वो ईडी पे एलिगेशन भी लगाते रहे, ये करते रहे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसके पास लॉयर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये भी डायरेक्शन दिया है कि मजिस्ट्रेट लीगल एड का काउंसिल उनको सरकारी खर्चे पर वकील दिलाएगा उनको, और तब उनका रिमांड होगा। अब पुलिस या जो भी लॉ एजेंसी है, ईडी है इस केस में, वो कहती है कि हमें इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन करनी है, इनको कस्टडी में रखते हुए इनसे पूछताछ करना है। कस्टोडियल इंट्रोगेशन का जो हम फिल्मों में देखते हैं या जो एक जनरल परसेप्शन है कि कस्टडी में इंट्रोगेशन होगा, वहाँ मारा जाएगा, पीटा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जब होता होगा तब हुआ होगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेडिकल कराना पड़ता है। कस्टडी और इंट्रोगेशन जब मिली, जैसे ही कोर्ट से निकलेंगे आपका मेडिकल कराया जाएगा, और जैसे ही आपको जेल में उसके बाद 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी जेल में आपको डालना है, ले जाकर जमा करना है, तब फिर से मेडिकल होगा। अगर कोर्ट में लाना है तो फिर से मेडिकल होकर लाया जाएगा कोर्ट में। तो इन बिटवीन जो इंजरी कोई हो गई, कोई चोट हो गई, कुछ हो गई, तो उसको पुलिस को एक्सप्लेन करना होगा। ईडी को इस केस में एक्सप्लेन करना होगा कि इनको चोट कैसे लगी, इनके हाथ पे ये नीला कैसे पड़ा या ये लाल कैसे पड़ा, तो उसका लॉयर्स ऑब्जेक्शन लेते हैं। तो ये कस्टोडियल इंट्रोगेशन है। अब चूंकि ये ईडी की इंट्रोगेशन है तो जाहिर सी बात है कि वो एक अलग लेवल पे होगी, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, अलग ढंग की फाइनेंस की इन्वेस्टिगेशन करती है, मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ती है। तो उनके ऑफिसर्स इतने एक्सपर्ट, इतने काबिल और इतने अलग होते हैं कि वो आपसे सामने जिन लोगों ने अप्रूवर बन के गवाही दी है, या जो बैंक स्टेटमेंट आया है, जो पैसे का आया है, डिटेल आई है, कहाँ से पैसा चला है, कितना पैसा चला, वो सारे डॉक्यूमेंट सामने रखकर ही पूछताछ करते हैं। और जैसे ही आप झूठ बोलेंगे तो आपको वो पेज दिखा देंगे कि आप तो ये बोल रहे हैं पर यहाँ ये लिखा हुआ है, या इस गवाह को बुलाकर सामने बिठा देंगे कि ये कस्टडी में है, ये देखो ये तो कुछ और कह रहा है, इसका स्टेटमेंट ये है, आपका स्टेटमेंट ये क्यों हो रहा है, जबकि आप कहते हैं कि ये मेरा क्लोज आदमी है, मेरे बारे में सब जानता है। तो वो कंट्राडिक्शंस को पकड़ा जाता है, और वैसी दशा में क्या होता है कि जो आदमी झूठ बोल रहा है या मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, वो सीधे चलिए, तो संजय सिंह की चलिए गिरफ्तारी हो गई, लेकिन कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो कोर्ट क्या इन तरह के दलीलों को कोई वेट देता है कि जो हमें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, या जैसा ये लोग कहते हैं, तो क्या इस तरह के दलीलों को कोर्ट मानता है? कोर्ट बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत मानता है। अगर कोई केस मेरे खिलाफ नहीं बना, बिल्कुल मैं बेदाग हूँ, अच्छा, और तब जाकर ऐसा हुआ भी है, पहले हुआ है। अच्छा। जो अर्णव गोस्वामी का केस हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको बेल करो, बेल नीचे रिजेक्ट हो गई होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भागे भागे आए 2 दिन 3 दिन में, तो बेल भी दिया उनको। तो ऐसा कोर्ट चूंकि ट्रायल कोर्ट है तो सीधा सीधी देख लेती है, समझ लेती है, मजिस्ट्रेट को समझ होती है, सारे फैक्ट्स को इन टोटालिटी देखते हैं, तब जाके वो समझ जाते हैं कि ये कुछ इसमें दाल में काला है, और तब वैसी दशा में वो आपको अगर झूठा केस है तो झूठे केस को रिजेक्ट करा देते हैं या मना कर देते हैं। और सबसे बड़ी डिस्क्रिप्शन क्या है, वहाँ पर कोर्ट के पास 3 रास्ते होते हैं।
या तो कोर्ट आपको पुलिस कस्टडी देगी या जुडिशियल कस्टडी देगी। पुलिस कस्टडी देगी तो आप पुलिस के हाथ में रहेंगे, आपसे पुलिस इंट्रोगेशन करेगी। अगर जुडिशियल कस्टडी हो गई तो उसी दिन आपको शाम तक जेल में ले जाकर पहुंचाना होगा, फिर आप जेल में चले गए, पुलिस आपको नहीं पकड़ सकती, बुला नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, जेल एक अलग विंग है। तीसरी दशा ये है कि बेल दे सकती है कोर्ट। अच्छा, बेल देकर छोड़ देगी कि ये केस लग रहा है झूठा है, हम तो बेल दे रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ पर 2-3 और दशाएं हैं। अगर वो सेशन का कोई सेक्शन लगाया गया है तो सेशन कोर्ट में ही पेश कराना होगा बेल के लिए, सेशन में ही बेल मिलेगी। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनकी कोर्ट से बेल नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा वहाँ पे कानूनी दाव पेच है। अदरवाइज कोर्ट के पास ये 3 रास्ते हैं। और संजय सिंह के केस में कोर्ट ने, चूंकि ईडी ने बोला कि हमें इनकी कस्टडी चाहिए, तो इनको ईडी की कस्टडी दे दी गई, जिसको कि हम टेक्निकली पुलिस कस्टडी कहेंगे। अच्छा। और वो पुलिस कस्टडी में अब हैं। अब जब पुलिस कस्टडी खत्म हो जाएगी, तो पुलिस कस्टडी के बारे में लॉ है कि 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती है। जब वो खत्म हो जाएगी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की करके, या मैक्सिमम 14 दिन की दे सकते हैं, जनरली 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन की देते हैं। तो उसके बाद जब वो 14 दिन की मियाद खत्म हो जाएगी, उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा। इस केस में ऐसा होगा कि चूंकि इनके 2 नेता पहले से जेल में बंद हैं, तो ये तीसरे नेता भी बंद हो जाएंगे। ये मैं फैक्चुअली बता रहा हूँ। अब किसने क्या किया, क्या नहीं किया, इसके बारे में कोई तो जांच prediction में और आगे अभी पता हम करते नहीं हैं, करना नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है, खैर ठीक है, ये तो कानूनी स्थिति थी और जो संजय सिंह की गिरफ्तारी वो सब ठीक है, आपको क्या लगता है जो आरोप है, जिस तरह की ईडी का दावा है, उसमें क्या लगता है, क्या ग्राउंड बनता है, क्या केस बनता है संजय सिंह के खिलाफ? देखिए, ये पीएमएलए का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अचानक इनके करीबी आदमी, जिसके बारे में क्लेम करते हैं पब्लिक डोमेन में, अपने मीडिया बाइट्स में, सब जगह क्लेम करते हैं कि ये मेरा बिल्कुल क्लोज है, 24 घंटे मेरे साथ रहता है, तो अचानक वो आदमी एक शराब की कंपनी में पार्टनर बन जाता है और 20 करोड़ का बेनिफिट उसको उस पार्टनरशिप की लेने से होता है। तो आप देखेंगे कि एक राजनीतिक आदमी जो राजनीति में संजय सिंह के साथ रहता है, उनके साथ 24 घंटे रहता है, उनकी सभाओं को मैनेज करता है, उनके पीआर को मैनेज करता है, वो अचानक किसी शराब की कंपनी में डायरेक्टर क्यों बनेगा? तो ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिसको कि कोर्ट भी देखेगी, हम आप भी इसको देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये सफ़ेद ढंग का क्राइम है, वाइट कॉलर्ड क्राइम है। तो ये बड़े चालाकी से, दिमाग लगाकर, प्लानिंग से, कॉन्स्पिरेसी करके किया जाता है। तो सीधा सीधी आपको ये नहीं दिखाएगा कि इसने जेब काट ली या इसने लूट लिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे सर्कमस्टांसेस दिखाए जाएंगे, कब क्या टाइमिंग दी गई। चूँकि इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा, चूँकि इसमें पीएमएलए एक्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा, आईपीसी तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, कॉन्स्पिरेसी की है, क्या है, तो सारे एक्शन एक साथ होते हैं और हो सकते हैं, ऐसा कानून में हमारे प्रावधान है। ठीक है उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये जानकारी देने के लिए।